आज हम चैप्टर नंबर 9 पॉलीफेज एसी सर्किट के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पॉलीफेज एसी सर्किट क्या होता है। तो पॉलीफेज एसी सर्किट, इससे पहले चैप्टर नंबर 8 था और चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा था सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सिंगल फेज और पॉलीफेज ये दो चैप्टर है। सिंगल फेज के अंदर सिंगल फेज के हवाले से पढ़ा जाता है और पॉलीफेज के अंदर एक ऐसा ये सर्किट होता है या पॉलीफेज उस सर्किट को कहते हैं जो एक से ज़्यादा फेजेस पर मुश्तमिल होता है, यानी जिसमें 2 फेज़ हो, 3 फेज़ हो, तो ऐसे सर्किट को पॉलीफेज सर्किट कहा जाता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी कि पॉलीफेज सर्किट क्या है। अ सर्किट इन विच मोर देन वन फेजेस एग्जिस्ट इज कॉल्ड पॉलीफेज सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा फेजेस मुश्तमिल हो या एक से ज़्यादा फेजेस मुश्तमिल हो, ऐसे सर्किट को हम पॉलीफेज एसी सर्किट कहते हैं। तो यहाँ तक तो तमाम चीज़ें क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पे बस एक ही डेफिनेशन है इसके हवाले से कि पॉलीफेज ऐसा सर्किट होता है जो एक से ज़्यादा फेजेस पर मुश्तमिल होता है। इससे आगे हमने ज़रा देखना है जनरेशन ऑफ टू फेज़ ईएमएफ। हम जब पॉलीफेज की बात कर रहे हैं, जब एक से ज़्यादा फेजेस की बात कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा फेजेस 2 फेज़ होंगे या 3 फेज़ होंगे। तो 2 फेज़ जो सिस्टम था, कई स्टूडेंट्स हैरान हो रहे होंगे सुन के कि 2 फेज़ सिस्टम कहाँ से आ गया। 2 फेज़ सिस्टम जो था वो किसी ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रही। इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारे पास नई इम्प्रूवमेंट जो फॉर्म है, वो इम्प्रूव फॉर्म हमारे पास आ गई, वो है 3 फेज़ सिस्टम। तो 2 फेज़ सिस्टम किसी ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके हवाले से हमें डिटेल पता होनी चाहिए ताकि हम 3 फेज़ सिस्टम को समझ सकें। तो इसलिए पहले 2 फेज़ सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो 2 फेज़ सिस्टम क्या होता था और 2 फेज़ जो हमारे पास ईएमएफ जनरेशन थी वो कैसे होती थी, ज़रा एक बार उसे देख लेते हैं। तो देखें ज़रा, ईएमएफ पैदा करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक हमारे पास पोल्स चाहिए होते हैं और दूसरा हमारे पास कंडक्टर चाहिए होता है। तो हमारे पास हमने 2 पोल्स ले लिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। 2 पोल्स के दरमियान में मैंने एक रूटर रख दिया जिसको मैं कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूँ। अब हम 2 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो 2 फेज सिस्टम के अंदर हमें हर फेज हासिल करने के लिए एक फेज के बदले में एक वाइंडिंग करनी पड़ेगी, यानी एक फेज के लिए अगेंस्ट एक वाइंडिंग। तो हमारे पास 2 फेज सिस्टम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 वाइंडिंग के सेट बना दिए, एक ए और एक A1 और एक बी और B1। तो 2 फेज के लिए या 2 फेजेस के लिए हमें 2 वाइंडिंग के सेट चाहिए होंगे, तो इसलिए हमने 2 फेजेस बना दिए। दोनों फेज एक दूसरे से 90 डिग्री के फ़र्क पर होंगे, डिफरेंस पर होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 फेज़ ईएमएफ जो है वो कैसे पैदा होती है एक रूटर के अंदर और कैसे उन दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस पैदा होता है। तो अगर हम इस पोजीशन को देखें तो इस पोजीशन पे A1 जो है उसके साथ जो लाइंस ऑफ फोर्स है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो इस पोजीशन पे ये लाइंस ऑफ फोर्स ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम इस कंडक्टर के साथ लिंक कर रही है, यानी इसका जो एरिया है लिंकेज का वो मैक्सिमम है, इसके साथ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो रही है। और इस पोजीशन पे जो आपके पास कंडक्टर ए और A1 है, तो इस पोजीशन पे इसके अंदर मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन उसके बरअक्स अगर बी और B1 को देखा जाए तो इस पोजीशन पे जो हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स है वो बी और B1 कंडक्टर के बिल्कुल पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से वो उसको कट नहीं करेगी, तो इसमें किसी किस्म की कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो इस पोजीशन पे जो कंडक्टर बी और B1 है इसमें किसी किस्म की कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। इसी डायग्राम को सिर्फ रूटर को मैंने यहाँ पे बना दी, उसी डायग्राम, और उसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ रूटर की डायग्राम बनाई। यहाँ पे मैंने जाहिर कर दिया ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। ये हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज़ ये वाली डायग्राम रूटर की यहाँ पे बना दी और यहाँ पे मैंने ये जाहिर किया है, ये शो किया है कि जो हमारे पास रूटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टर ए और ए वन है, तो अगर हम लाइन ऑफ फोर्स देखें, लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो हमारे पास जो कंडक्टर है वो इस तरह पड़ा हुआ है हॉरिजेंटली, वर्टिकली, या लाइन ऑफ फोर्स के लिहाज से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास इस पोजीशन पे जो लाइन ऑफ फोर्स होगी उसका मैक्सिमम एरिया जो होगा ए और ए वन का, वो उसके साथ लिंक करेगा, जिसकी वजह से इस पोजीशन पे जो कनेक्टर ए और ए वन है इस पे मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगी। और अगर देखा जाए कनेक्टर बी और बी वन में, तो इस टाइम पे इसके जो लाइन ऑफ फोर्स है वो उसके साथ या तो बहुत कम लिंक करी या तो ना होने के बराबर लिंक करी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जिसकी वजह से इस टाइम पे कंडक्टर बी और बी वन में किसी किस्म की कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंडक्टर ए और ए वन पे इस टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, और अगर हम बी और बी वन की बात करें तो बी और बी वन पे इस टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू 0 है। अच्छा, अब नेक्स्ट पोजीशन अगर हम देखें, ये वाली पोजीशन हम इसको क्लॉकवाइज चला रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चलाने की वजह से ए और ए वन पहले इधर था तो ए और ए वन इधर आ जाएगा, बी और बी वन इधर था तो बी और बी वन इस तरह वर्टिकली आ जाएगा, तो और ए वन हॉरिजेंटली आ जाएगा। अब क्या होगा, अब अगर हम देखें तो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है लाइन ऑफ फोर्स के लिहाज से। पहले जो कंडक्टर ए और ए वन था वो लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर था और बी वन लाइन ऑफ फोर्स के हॉरिजॉन्टल था। अब देखा जाए तो बी और बी वन कंडक्टर जो है वो लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, और हमारे पास जो ए और ए वन कंडक्टर है वो लाइन ऑफ फोर्स के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है। तो इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो कंडक्टर बी और बी वन के साथ मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करने की वजह से कंडक्टर बी और बी वन में इस टाइम पे मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगी। और अगर हम देखें इसके बरक्स के कंडक्टर ए और ए वन को, तो इस टाइम पे इसके साथ जो फ्लक्स की लिंकेज होगी वो बहुत माइनर होगी या ना होने के बराबर होगी, जिसकी वजह से जो कंडक्टर ए और ए वन है इसमें किसी किस्म की इस टाइम पे कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो इस पोजीशन पे देखें तो कंडक्टर ए और ए वन में 0 ईएमएफ है, और हमारे पास जो कंडक्टर बी और बी वन है इस पे इस टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ। तो अब अगर नेक्स्ट डायग्राम हम देखें तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ कि पहले ए और ए वन आपके पास हॉरिजॉन्टली था, अब ए और ए वन आपके पास वर्टिकली आ गया और बी वन हॉरिजॉन्टली आ गया। तो अब आप देखें ए और ए वन में ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी और बी वन पे ईएमएफ की वैल्यू आपके पास मिनिमम या ना होने के बराबर होगी, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ। तो कैसे होगी मैं पहले बता चुका हूँ आपके, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स इसके साथ ज़्यादा लिंक कर रही है, इसका एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है उसके लिहाज से, और बी वन के साथ मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स लिंक उसकी लिंकेज नहीं है, जिसकी वजह से बी वन में किसी किस्म की कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो इस टाइम पे मैक्सिमम ईएमएफ पैदा हो रही है ए और ए वन पे, और बी वन पे 0 ईएमएफ पैदा हो रही है। अब अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो नेक्स्ट डायग्राम में भी अगर हम गौर करें तो बी और बी वन लाइन्स ऑफ फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स लिंक करेगी, और ए वन इसके हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके साथ लाइन ऑफ फोर्स की जो लिंकेज है वो ना होने के बराबर होगी, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम ज़रा इन तमाम चीज़ों को इस वेव फॉर्म्स के अंदर देखते हैं कि इस वेव फॉर्म जो हमने 2 फेज़ वेव फॉर्म बनाई है उसके अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर कैसे हमें समझ आएगी कि वेव फॉर्म कैसे बनी है। अगर हम इस पोजीशन को देखें तो इस पोजीशन पे जो कनेक्टर ए वन है उस पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, और बी वन पे ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पे मैंने 2 वेव फॉर्म्स बनाई है 2 फेजेस की, क्योंकि हमारे पास 2 फेजेस हैं, 2 वाइंडिंग के सेट है, एक ए वन और एक बी और ए बी वन, तो दोनों में अलग तरह की ईएमएफ पैदा होगी, तो इसलिए हमने 2 तरह की वेव फॉर्म्स बनाई। एक वेव फॉर्म हमने बनाई है यहाँ पे ई बी, और एक वेव फॉर्म बनाई है ई ए। ई बी है बी कंडक्टर के लिए
और ई ए है ए कंडक्टर के लिए। तो हमारे पास जो अगर ई बी की वेव फॉर्म को देखें 0 डिग्री पोजीशन पे, 0 डिग्री पोजीशन वो पोजीशन है जब जो आपके पास बी कंडक्टर है उसका जो लाइन ऑफ फोर्स के साथ वो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा हो। तो इस पोजीशन पे बी कंडक्टर का लाइन ऑफ फोर्स के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब इस पोजीशन में अगर हम देखें तो हमने कहा था कि बी और बी वन में किसी किस्म की कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी, लेकिन ए और ए वन लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसकी वजह से इसके साथ मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा। तो इसके अंदर ईएमएफ की वैल्यू भी फैराडे लॉ के मुताबिक मैक्सिमम होगी। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे इस 0 डिग्री पोजीशन पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्टर ई बी ए जो हमारे पास बी कंडक्टर है उसमें ईएमएफ की वैल्यू 0 है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम ई ए की वेव फॉर्म देखें तो उस टाइम पे उसमें ईएमएफ की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे पास कंडक्टर ए है उसके साथ फ्लक्स की लिंकेज क्या है, मैक्सिमम है। अब अगर हम नेक्स्ट डायग्राम को देखें, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जो बी और बी वन है इसमें मैक्सिमम ईएमएफ पैदा हो रही है और ए वन में 0 ईएमएफ पैदा हो रही है। तो अगर हम उसको यहाँ पे कंसीडर करें तो देखिए इस 90 डिग्री पोजीशन पे हम देखें तो पहले 0 डिग्री को देखा, अब हम 90 डिग्री को देख रहे हैं। तो ई बी जो है वो 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बरअक्स जो हमारे पास ई ए की वेव फॉर्म है वो उस टाइम पे 0 पोजीशन पे है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास दूसरी पोजीशन थी जिसमें ए और ए वन में 0 ईएमएफ पैदा हो रही थी वो ये वाली पोजीशन है, ये वाली कंडीशन है। यहाँ पे आपके पास ई ए की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे ई बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह जैसे जैसे कंडक्टर की पोजीशन चेंज होती जाएगी तो फ्लक्स की लिंकेज भी उसके साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो फ्लक्स की लिंकेज चेंज होने की वजह से कंडक्टर में ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो बेसिकली जो एसी की जो आपके पास वैल्यू चेंज होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि फ्लक्स की और कंडक्टर की पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसकी वेव फॉर्म कैसे बनती है। अब 2-3 चीज़ें जो डिस्कस करने वाली है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो दो वेव फॉर्म्स के दरमियान हमारे पास फेज डिफरेंस होगा, वो फेज डिफरेंस या फेज एंगल जो होगा वो हमारे पास होगा 90 डिग्री का। दूसरी चीज़, हमारे पास जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास 220 या 230 होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि टू फेज सिस्टम में फेज टू फेज वोल्टेज कितने होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 230 मल्टीप्लाई बाय √2। √2 किसकी मुनासिबत से लगाया गया, √2 टू फेज के लिहाज से लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम है। अगर आपको पता है कि 3 फेज सिस्टम के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, √3 यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 फेज सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, √2। तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास फेज टू फेज वोल्टेज आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दो फेजेस के अंदर ईएमएफ की जनरेशन कैसे होती है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।